मैं तो पिछले 2012 से लगातार मेरे क्षेत्र में मेरे लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए मैं सक्रिय हूँ। मैं ये कि मेरा काम है कि जनता की सेवा करना और महँगाई राहत कैंप। ज़रा ये इनका विश्लेषण तो कर दें, ये अर्थशास्त्री आए कहाँ से हैं कि आप कैंप लगाकर महँगाई को कैसे कम करेंगे? जहाँ यहाँ काम होने चाहिए, उन कामों का तो कोई लेना-देना नहीं है, बस लोगों को उलझाए रखना है। टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जहाँ तक दावेदारी की बात है कि मैं कितना सटीक हूँ पार्टी के लिए या कितना और हूँ, ये मैं तय नहीं कर सकता। ये जनता तय करती है। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम श्री डूंगरगढ़ में हैं। हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के तोड़ाराम जी जाखड़। अभी चुनावी साल है। हमारी टीम की तरफ से श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक गांव, ढाणी, मोहल्ले में हमारी टीम जा रही है और चुनावी यात्रा के तहत हम लोगों के राजनीतिक जो विचार है वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनके विचार आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और लोगों की हर गांव में क्या क्या समस्या हैं, गांव में किस पार्टी के नेता सबसे ज़्यादा है, इस तरह के तमाम राजनीतिक मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ है भारतीय किसान संघ के तोड़ाराम जी जाखड़, जो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय है, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हाल के दिनों में श्री डूंगरगढ़ में ओवर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर जो लंबा धरना चला था, उसमें भी इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों से और सभी मेरे बंधुओं से मेरा प्रणाम, नमस्कार। तोड़ाराम जी, अभी चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है हम आपसे राजनीतिक चर्चाएं करेंगे और भी मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो क्या लगता है अभी श्री डूंगरगढ़ की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी चुनावी साल है तो कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, सीपीएम सहित तमाम पार्टियों के जो नेता है, प्रतिनिधि है, वो लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार डूंगरगढ़ की जनता का क्या मानस लगता है? क्या इस बार कोई नया चेहरा आ सकता है या इन चार पार्टियों में से कोई प्रतिनिधि आ सकता है? जहाँ तक चुनावी साल की बात है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम जो सेवा के क्षेत्र में आगे, राजनीति को अगर एक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो ये एक सेवा का कार्य है। और जनता के हम सेवक बनकर काम करते हैं। जो भी राजनेता अगर बनता है, जो जनप्रतिनिधि बनता है या जनता जिनको मैंडेट देती है, वो जनता का एक सेवक होता है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि अभी चुनावी साल है या नहीं है। मैं तो पिछले 2012 से लगातार मेरे क्षेत्र में मेरे लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए मैं सक्रिय हूँ। जहाँ भी मुझे अगर किसी ने इनवाइट किए है, तो मैंने भरसक कोशिश की है कि मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ मेरा इसमें परिणाम 80% से ऊपर है। मैं वहाँ गया हूँ। मैंने जो काम शुरू किया कि गाँव में युवाओं के संगठन खड़े करना, कि वो खेल भावना से जुड़े, आपस में गाँव में एक जब अगर युवाओं का संगठन जुड़ता है, तो उनके पेरेंट्स के बीच या गाँव में जो वैमनस्यता होती है, वो भी एक कम होती है। उसी मकसद से जब भी बच्चों ने अगर कोई गेम किए, कहीं कोई स्कूल का प्रोग्राम किया या अन्य कोई सामाजिक अगर उन्होंने कार्य किया, तो मैंने मेरी क्षमता के अनुसार मैं हर हाल में वहाँ पर शामिल हुआ हूँ। और मैं जो कर सकता हूँ, छोटा-बड़ा, मैंने उनका सहयोग भी किया और उनके कदम से कदम मिलाकर मैं खड़ा रहा हूँ। मेरे लिए चुनावी साल होना या नहीं होना ये कोई मायने नहीं रखता। लगातार मेरी सक्रियता 2012 के बाद, चाहे चुनाव गए हों, चुनाव आए हों, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं लगातार सक्रिय हूँ। बात करें भाजपा पार्टी की तो अभी भाजपा पार्टी में बहुत सारे दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार भाजपा पार्टी आप पे विश्वास कर सकती है या टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जहाँ तक दावेदारी की बात है, जिसकी उम्र 25 साल हो गई और ये लोकतंत्र है, तो दावेदारी करना उनका एक स्वतंत्र अधिकार है, उनका ये मौलिक अधिकार है, दावेदारी कर सकते हैं। और उसके बाद रही बात कि मैं कितना सटीक हूँ पार्टी के लिए या कितना और हूँ, ये मैं तय नहीं कर सकता, ये जनता तय करती है। अगर जनता के भाव मेरे प्रति अच्छे हैं और जनता में जो सर्वे पार्टियां, हर पार्टी सर्वे करवाती है, और जहां तक है पार्टी सर्वे के मुताबिक ही, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सर्वे के मुताबिक ही टिकट देगी। अब जनता को अगर मैं अच्छा लगता हूं, मैं वास्तव में जो मैंने बोला है कि मैं लगातार सक्रिय हूं, जो चुनाव आने आने से पहले भी और आने के बाद भी
मेरी ऐसी कभी सक्रियता नहीं रही कि अब चुनाव आने से पहले, साल भर पहले मैं सक्रियता दिखा दूं और फिर अगर टिकट नहीं मिली तो उसके बाद फिर अगले 4 साल मैं मेरे काम करता रहूं और फिर अगला साल आए, चुनावी साल आए और मैं मेरी सक्रियता निभाऊं। मेरा ऐसी मेरी फितरत नहीं है, ऐसा मैं काम नहीं करता। मैं जो काम करता हूं पूरा उसमें समय देता हूं। और अब तय करेगी जनता कि सर्वे चल रहे हैं, अगर उनको मैं लगता हूं कि भाई मैं लगातार जनता के बीच सक्रिय हूं, लगातार युवाओं के बीच सक्रिय हूं, लगातार सामाजिकता के सामाजिक कार्यों में मैं सक्रिय हूं, लगातार मेरे से जो मदद हो पा रही है, चाहे हॉस्पिटलिटी का काम हो या तहसील, बिजली का या कोई और जो भी, जहां अगर मैं उनको लगता हूं कि भाई मैं उनके कहीं काम आ रहा हूं, तो मेरा नाम आएगा फील्ड में। और मेरा नाम आएगा तो स्वतः ही मुझे टिकट भी मिलेगी ही, क्योंकि पार्टी इस बार सर्वे के आधार पर ही टिकट देने वाली है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए अब दोनों ही पार्टियां वैसे सक्रिय है, दोनों ही पार्टियों में मुझे लगता है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण होगी और सर्वे के आधार पर होगी तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जनता मुझे चाहेगी और मेरा नाम ज़्यादा आएगा। और मेरा नाम ज़्यादा आएगी तो पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़के भी मुझे नए तो कोई पैसे कमाने हैं, नए कोई मुझे और करना है। मुझे मैं ये कि मेरा काम है कि जनता की सेवा करना और जितना बजट आ रहा है उस बजट को सही सिचुएशन यूटिलाइज सही करना। और जो अधिकारी कर्मचारी है उनको तो मैं, जो ईमानदार हैं वो मेरे दिल में रहेंगे और जो बेईमान या जनता को जो गुमराह करने वाले हैं वो मेरे क्षेत्र में नहीं दिखेंगे। ये प्रबंध मैं कर दूंगा। प्रशासन को लाइन में ईमानदारी से काम करना मैं सिखा दूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस बार क्या लगता है डूंगरगढ़ में अगर भाजपा जीते तो क्या प्लस पॉइंट मानेंगे भाजपा का? देखो, अभी मेरे पास दायित्व भारतीय किसान संघ का है, लेकिन जहां जनता के भाव जहां सुन रहा हूं उसके मुताबिक हर हाल में भाजपा आएगी। इसके पीछे एक कारण है कि यहाँ पे श्री डूंगरगढ़ की जहाँ तक मैं बात करूँ, या डूंगरगढ़ क्या, ये बात तो राजस्थान की कर सकते हैं कि किसान का मुद्दा, मुख्य मुद्दा होता है बिजली का। क्योंकि खेती करने वाले का चाहे नलकूप सिस्टम हो, चाहे नहर से टंकी से लेकर बूस्टर चलाकर सिस्टम हो, लेकिन बिजली की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और अशोक गहलोत की सरकार में अभी लोगों को बिजली के मामले में इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है। और पिछली सरकार थी वसुंधरा जी की, लोग बताते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें बिजली के लिए कभी भी किसान की ये शिकायत नहीं आई कि हमारे बिजली है जो 6 घंटे में कटौती हो रही है। 6 घंटे से जब फसल पकाव पे ये भी देखा है कि 7-7 घंटे भी अनवरत बिजली दी है। तो ये एक मुद्दा ही बहुत है, बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि जनता सब जानती है और सब देखती है। ये कहते हैं कि बजट आया तो बजट में क्या आया, अशोक गहलोत ने घोषणाएं कितनी की। अरे घोषणाएं तो मैं कर दूं कि भाई आपके ये सोने चांदी के महल बनवा दूंगा, क्या उससे मेरी घोषणा से सोने चांदी के महल बन जाएंगे? पैसा इनको एक भी खर्च करना नहीं है। अब जितनी सारी योजनाएं अभी चल रही है, जो वर्तमान की स्थिति बता रहा हूं, यहाँ पे आपको एक भी तहसील, उपखंड कार्यालय या पंचायत समिति में आप कभी जाइए, उनसे पूछिए, एक भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ नहीं मिलेगा। इसमें कर्मचारी अधिकारी का दोष नहीं है, सरकार ने सबको गोल कर रखा है और जनता को गोल कर रखा है। महंगाई राहत कैंप, जरा ये इनका विश्लेषण तो कर दे, ये अर्थशास्त्री आए कहाँ से कि आप कैंप लगाकर महंगाई को कैसे कम करेंगे? जहां यहाँ काम होने चाहिए उन कामों का तो कोई लेना देना नहीं है, बस लोगों को उलझाए रखना है। अब घोषणाएं कर दी, पहले घोषणा की कि आपका पूरा संपूर्ण लोन, राहुल गांधी जी ने कहा था, वो कांग्रेस के भाई सर्वे सर्वा नेता हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई राजस्थान में अगर सरकार आती है तो हम संपूर्ण बजट, संपूर्ण ये कर्जा माफ कर देंगे। फिर ये कहते हैं केंद्र से मांगते हैं बजट। अरे भाई, केंद्र ने थोड़ी कहा था, अगर केंद्र को, फिर केंद्र सरकार, यहाँ केंद्र में बीजेपी की सरकार का वो भी बना लेते, वो भी घोषणा कर देते कि भाई हम हैं पास करने वाले, उनसे ही आपको पैसा लेने वाले थे, वो क्यों देंगे आपको पैसा? वो उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि 2-2 लाख रुपए, अशोक गहलोत ने कहा कि 2-2 लाख रुपए माफ करेंगे। उसके चक्कर में लोगों के कर्जे वो बने के बने रह गए। जो भरने वाले थे उन्होंने भी सोचा चलो 2 लाख रुपए माफ हो रहे हैं और माफ हो जाएंगे, उसके बाद भरेंगे। उसके बाद जब कुर्कियां शुरू हुई तो इन्होंने एक नया दांव खेल दिया कि हाँ, यहाँ राजस्थान में किसी की भी कुर्की हम नहीं होने देंगे। अरे भाई, जिनसे पैसा लिया है आप सच्चाई जनता को क्यों नहीं बता दे? जिनसे पैसा लिया है उनको चुकाना पड़ेगा भाई, वो सेटलमेंट हो, कम से कम बेचारे अगर ये बात नहीं कहते तो वो अपना, किसान ने अपना जैसे तैसे भी सेटलमेंट करके अपनी जमीनें मुक्त करवा लेते। अब कुर्कियों की अंबार लगा हुआ है,
हर आदमी जहाँ मैं सुनता हूँ वो यही कहते हैं तोड़ाराम जी हमारे तो कुड़की आ गई। तो ये मतलब इन लोगों को गुमराह करके डुबोने का काम ये कर रही है। कहाँ से है? ये ज़रा ये भी बता दें कि भई ये फ्री जो दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं। अब गैस सिलेंडर फ्री की बात कर रहे हैं। अगर आपको सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट दो ना कैश सब्सिडी। किसान के फ़ायदा उससे होगा। अब आपको वो ऑनलाइन करवाने के लिए ई-मित्र वाले के पास हर महीने जाना पड़ेगा। वो रसीद जो आएगी, रसीद ई-मित्र में जमा करवानी पड़ेगी। दुनिया भर की फ़ॉर्मेलिटीज़ ये देना नहीं है, घोषणा करनी है, लोगों को खुश करना है, लेकिन ऐसे लोग खुश होते नहीं। और वर्तमान विधायक गिरिधर जी मैया का 4.5 साल का अब तक का कार्यकाल आप किस तरह का मानते हैं? कैसा रहा उनका कार्यकाल आपके हिसाब से? उनके कार्यकाल के बारे में आप भी जानते हैं और जनता भी जानते हैं। मेरे तो जनता से जो सुनने को मिलता है वो बातें बताता हूँ। जनता ये कहती है कि भई हमने तो इतना मजबूत अमेले समझ कर कि किसानों ने पहले इतना बड़ा आंदोलन किया और उसमें सफलता भी मिली। सफलता का श्रेय तो चलो इनको गया, लेकिन वो तो जो ऊपर से उस आंदोलन को है वो घोषणाएँ पास करने वाले या मानने वाले, उनके भी कहीं न कहीं अगर दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होता है तो मानते हैं, वरना अशोक जी गहलोत के इसमें समय में मनवा लो कोई, ये आंदोलन कुचलना जानते हैं। उन्होंने वो सारी माँगें मान ली, जनता के हित की माँगें थी, उनको पता था कि भई माँगें जो भी है, वो जायज़ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने मान ली। अब यहाँ ये कहते हैं कि यहाँ एमएलए 10-15 है। अब मुझे नहीं पता 10-15 है कि नहीं है, क्योंकि मेरे तो कोई भी अगर कोई काम होता है, अगर किसी का मेरे पास काम आता है, तो वो काम तो होता है और कर्मचारी कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी ये कहते हैं कि उनकी मानते नहीं। लोग ही कहते हैं हम गए, वो कह रहे हैं कि यार अधिकारी ये कर्मचारी सुनता नहीं। अब पता नहीं किनके क्या है, इनकी सरकार 4.5 साल की क्या रही, ये मूल्यांकन आप और जनता करते रहो। जो पिछले दिनों जसरासर में एक बड़ी किसान रैली हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और उसमें आसपास के क्षेत्रों के किसान लोग आए थे। तो यहाँ पे उसमें निमंत्रण देने के लिए जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रामेश्वर जी डूडी वो भी यहाँ डूंगरगढ़ में गए थे। तो क्या लगता है इस रैली का कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? रैलियों के फ़ायदे नफ़े का हम पहले कोई आंकलन नहीं कर सकते। हाँ, सुनने में ये आया कि बहुत अच्छी रैली हुई और जहाँ तक रामेश्वर जी डूडी का सवाल है, तो ये तो है ही, चाहे पार्टी वो किसी से भी बिलॉन्ग करे, लेकिन जिले के कद्दावर नेता तो हैं ही और जनता से उनका जुड़ाव भी है, ऐसी कोई बात नहीं है और उनकी एक अलग छवि है। एक कम से कम कई चीज़ें, कई आदमियों में कई गुण होते हैं, तो दबंगता के गुण हैं कि वो कई बार निर्णय अगर उल्टा भी हो जाए तो जिनको पकड़ लिया, वो करते रहते हैं। बाकी तो हाँ, ये ज़रूर है कि अशोक जी गहलोत ने तो शायद इतनी बड़ी रैली उन्होंने अपने बलबूते भी वो कर नहीं पाए होंगे जितनी इनके बीकानेर में करती, वो तो गदगद हैं। बाकी रैलियों से कोई आने वाले चुनाव पे कोई ज़्यादा प्रभाव पड़े, लोगों की मंशा पे कोई प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाली सरकार हमें तो अलग ही दिख रही है। शहीद हेतराम गोदारा की मूर्ति का अनावरण हुआ था सोनिया सरगाम में और उसमें भी हमने देखा कि आप वहाँ दिखाई नहीं दिए। साथ ही बहुत सारी कुछ नई बातें भी निकल के सामने आई। तो क्या लगता है इसमें क्या कुछ राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं? जहाँ तक शहीद हेतराम गोदारा की बात है, उनके परिवार और उस गाँव से जब हमारे क्षेत्र का कोई आदमी देश के लिए शहीद हुआ, पूरे सोनियासर के 7 गाँव हैं, 2 चूरू में हैं और 5 अपने बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सब लोगों से मेरा एक घरेलू जुड़ाव है, शहीद परिवार से मेरा घरेलू एक पारिवारिक संबंध जैसा संबंध बन चुका है और उनके साथ उस समय से जब शहीद हुआ, उस समय से लेकर आज तक और आगे भी मैं लगातार सोनियासर की पूरी ग्राम पंचायत, सोनियासर के 7 गाँव हैं, उनके साथ और शहीद परिवार के साथ मैं हमेशा था, हमेशा रहूँगा। रही बात मेरा नाम आने की, तो इसमें कहीं न कहीं ये राजनीति हुई है या इनकी नेताओं की दूरदर्शिता मानो आप, कि उस मूर्ति का अगर कोई भी शहीद किसी पार्टी का नहीं होता, न वो कांग्रेस का, न बीजेपी का है, वो समस्त पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का है। वो आम हर भारतवासी का है। शहीद जो हुआ है, भारतवर्ष की रक्षा के लिए हुआ है, भारतवर्ष की रक्षा करते समय हुआ है, तो वो पूरे भारतवर्ष का है, हर इंसान का है। अब उस मूर्ति में जहाँ तक अनावरण का मामला हुआ या उससे पहले मूर्ति आई या उनके जो बेस बना या और बना, उसमें हर पार्टी के नेता का सहयोग रहा है। उसमें ये रहा है कि भई अर्जुन राम जी के भी मूर्ति से संबंधित या शहीद के परिवार ने या उन लोगों ने, गाँव के लोगों ने जहाँ भी कहा, उनके भी कोटे से पैसे लगे हैं। उन्होंने भी अपनी तत्परता दिखाई है शहीद के हिसाब से, क्योंकि शहीद सबका है। उसमें अन्य पार्टियों के सब लोगों की एक ही भावना शहीद के प्रति शुद्ध भावना है, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करे या कुछ भी करे। लेकिन जब ये कार्यक्रम हुआ और आप मेरे नाम की जहाँ चर्चा कर रहे हो, तो मेरा नाम तो डाल दिया,
अच्छा, मुझे पहले दिन जब एक मीटिंग हुई तो मुझे भी बुलाया गया, जब कलेक्टर साहब और एसडीएम वगैरह सारे उच्चाधिकारी वगैरह सब आए हुए थे। तो उन्होंने हेलीपैड के लिए और वहाँ का निरीक्षण किया और किया, तब वहाँ 201 लोग इकट्ठे थे और हमारी चर्चा भी हुई थी कि भई आयोजकों में आयोजक होता तो कौन होता, कि शहीद परिवार एवं समस्त सोनिया सर। हम खाली एक सोनिया सर गोदारान के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि वो सातों गाँव सोनिया सर में सातों गाँव सम्मिलित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। और वो पूरे गाँव का पूरे अपनी पंचायत का, तीनों पंचायतों का मामला था। हमने ये भी बात वहाँ पे रखी और ये भी चर्चा हुई कि भई गाँव-गाँव की मीटिंग करेंगे और गाँव के लोगों को एक टीम गठित करके व्यवस्था के लिए और उनको ही सौंपेंगे, उनसे ही वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कराएँगे और कराएँगे। फिर ये चर्चा हो गई, सारा कुछ कार्ड छपने थे, सारे हो गए। फिर सुबह मैं तो दिल्ली निकल गया था। बाद में ये आयोजन हो गया। मुझे नहीं, जब तक नहीं पता कि लोगों ने मुझे फ़ोन किए, तब भी मुझे नहीं पता, तब भी मैंने लोगों ने ये कहा कि यार ऐसे कैसे आप बात कर रहे हो? मैं कांग्रेस में कैसे चला गया? कैसे आप बात करते हो ऐसे? तो ये तो शहीद का कार्यक्रम है, इसमें तो शामिल होंगे ही। लेकिन जब मैं दिल्ली से आकर मैंने कार्ड देखा, तो उसमें मैंने देखा कि भई मंगलाराम जी गोदारा, आयोजनकर्ता मंगलाराम जी गोदारा, पूर्व विधायक श्री डोंगरगढ़ और ऊपर से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक कांग्रेस से बिलॉन्ग करने वाले या कांग्रेस के पदाधिकारियों के उसमें नाम थे। तो उसमें क्या मैं अब जहाँ बात आती है कि वो शहीद परिवार ये सामाजिक कार्यक्रम था। क्या उसमें अर्जुन राम जी का नाम कहीं नाम होता तो क्या पेपर के दूसरे नाम मिट जाते? क्या उसमें गिरधारी जी मैया जो वर्तमान विधायक है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन सामाजिक काम में क्या उनके लिए एक कॉलम खाली नहीं था? हमारे भारतीय जनता पार्टी के ताराचंद सारस्वत जो प्रत्याशी रहे हैं, वो हारे-जीते वो अलग विषय है। क्या उनके नाम के लिए भी एक कोई कॉलम उनमें खाली नहीं था? तो उसको संपूर्ण रूप से कांग्रेस का कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम बना दिया और इसी नाते मैं उस कार्यक्रम में मुझे खेद है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भई देखो वर्तमान मुख्यमंत्री अगर क किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो चाहे पार्टी कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वर्तमान की बात होती है। तो मैं उस कार्यक्रम में भाग-दौड़ कर भाग लेता। मेरी एक इच्छा थी कि शुरू से जुड़ा है भव्य कार्यक्रम इसको करेंगे। लेकिन जब आयोजनकर्ता कांग्रेस हो गई, तो उसके नीचे तो मेरा जाना या मेरा काम करना ये तो कतई उचित नहीं था। इसके लिए मुझे इस बात का खेद भी है कि मैं वहाँ पर जा नहीं पाया। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुझे जब कार्यक्रम ये हुआ था कि हमारे श्री डूंगरगढ़ में 3 कार्यक्रम थे। 3 कार्यक्रम में यहाँ सभा सिर्फ सोनिया सर में रखी गई थी। लेकिन दोनों शहीदों का एक तरीके से मैं अगर देखा जाए तो दोनों शहीदों को समय नहीं दिया मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। ये एक बड़ी विडंबना है। ये एक तरीके से शहीदों का या वहाँ के लोगों की जो भावना जुड़ी हुई थी, उन सब लोगों की भावना का एक अपमान जैसा लगा मुझे कि वहाँ पर 1.5 घंटे रहे। एक जहाँ उद्घाटन होना था एक अस्पताल का, हम ये नहीं कहते वहाँ क्यों रहे। अच्छा कार्यक्रम था। जो पहले तो मैं जिन्होंने वो हॉस्पिटल यहाँ पर अपने ननिहाल में बनाया, उनको तो मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। वो भी अच्छा था, लेकिन यहाँ आते ही मौसम कैसे खराब हो गया? वहाँ तो मौसम खराब नहीं हुआ। ये शहीदों का और शहीदों के लिए जो लोगों में भावना थी, उनका अशोक जी गहलोत ने अपमान किया। शहीद परिवार से उनको मिलने तक का समय कम से कम 5 मिनट अगर बात कर लेते वो, तो भी ये होता कि भई उनकी बात सुन लेते। कि भई आपके कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई और तो नहीं है, या उनकी जो भी घोषणाएँ हुई थी भई किसी को पत्नी को नौकरी देने की, या फिर उनमें कोई कॉलम था कि भई बच्चे को आगे नौकरी, पत्नी पढ़ी हुई नहीं है तो बच्चे को देंगे, वरना तो पत्नी को नौकरी मिलती है। उनके हाँ, वो पढ़ी लिखी है, उनके बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, जो हमें बिल्कुल भी मुझे बहुत बुरा लगा, व्यक्तिगत बहुत बुरा लगा कि ये लोगों के साथ एक लोगों का अपमान जैसा या लोगों के साथ जो उनका ये नज़रिया रहा, ये रवैया रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। और फिर उन्होंने अगर राजनीतिक संदेश भी उनको कहीं देना था कि भई मंगलाराम जी के प्रति या और के प्रति, तो शहीद की मूर्ति के अनावरण में इनको कतई नहीं देना था। मैं इसकी एक ये मानता हूँ कि खंडन सा ही करता हूँ कि ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए या ऐसा संदेश जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। क्योंकि आपको कांग्रेस को भी आगे चुनाव में जाना है। ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, आप जीतेंगे कैसे? शहीदों के तो आप अपमान कर रहे हैं, कहाँ से जीतेंगे आप? बात करें कृष्णनाराम जी नाई की, जो भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं और इन्होंने ताल ठोक के कहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो क्या लगता है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा या भाजपा पार्टी उनको मनाने का प्रयास करेगी?
देखो कृष्णा राम जी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से हैं। उन्होंने ये भी एक बात ये भी सत्य है कि उन्होंने संघर्ष किया है लंबे समय से, लोगों को जोड़ कर रखा है और उनका जो कार्यकाल भी रहा, वो लोगों से सुनते हैं। हमारी तो जब वो विधायक रहे, तब हमारे तो खट्टे-मीठे रिश्ते रहे थे उनके साथ, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक लोगों की बातें सुनते हैं कि लोगों ये था कि भई कृष्णा राम जी एक ईमानदार छवि के आदमी थे। उन्होंने कभी भी ऐसे भ्रष्टाचार या अंतिम चुनाव के बारे में ज़रूर कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन कृष्णा राम जी ने कभी भ्रष्टाचार किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात कि कृष्णा राम जी भारतीय जनता पार्टी में आएँगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ और वो आना भी चाहते हैं और पार्टी के सिपाही हैं वो, तो पार्टी भी उनको जहाँ तक है मुझे लगता है कि पार्टी भी लेगी और उसके बावजूद भी अगर वो कोई भी निर्दलीय चुनाव की या और कोई बात कर रहे हैं, तो देखो वो बहुत सीनियर और हमसे बहुत लंबा उनका अनुभव है, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कोई कह नहीं सकता क्योंकि वो उनकी बात है, उनकी इच्छा है, मैं तो मेरी इच्छा बता सकता हूँ, उनकी इच्छा क्या है लेकिन वो जहाँ तक है पार्टी में ही रहेंगे और चाहे टिकट उनके परिवार को मिले, उनको मिले या किसी अन्य को मिले, मुझे लगता है कि वो साथ में रहेंगे। तो हमारे साथ थे भारतीय किसान संघ के तोड़ाराम जी जाखड़, जो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है और अक्सर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में छोटे बड़े आंदोलन हो चाहे धरना प्रदर्शन हो, ये नजर आते हैं। पिछले दिनों जो ओवरब्रिज का धरना हुआ, उसमें भी इनकी भूमिका मुख्य रूप से मानी जाती है। जो धरना 50 दिन से भी ज़्यादा समय तक चला था और लगातार ये लोगों के बीच जुड़े हुए हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए हमने इनसे राजनीतिक चर्चाएं की। इन्होंने खुलकर अपने विचार रखे और इन्होंने अपने विजन भी बताए और कहा कि श्री डूंगरगढ़ की जनता अब की बार परिवर्तन चाहती है और हमारी ये चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। हम लगातार श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व लोगों की राय, गांव गली मोहल्ले की राय आप लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें।